गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आज हम एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करेंगे। नाम है उसका AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। चलो बेटा मेरे साथ साथ हेडिंग लिखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। चलो बेटा करना शुरू करते हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनिए बेटा। सबसे पहले बेटा हम करेंगे मीनिंग of inventories. What do you mean by the word inventories? मीनिंग ऑफ इन्वेंट्रीज तो इसमें लिखना है, इसकी डेफिनेशन AS2 के हिसाब से क्या है। इन्वेंट्रीज आर assets. Inventories are assets held by an inventories are assets held for sale or for consumption in production of goods or rendering of services or rendering of services in ordinary course of business। लिख लो बेटा, inventories are assets held by an enterprise for sale or for consumption in production of goods or rendering of services in ordinary course of business। चलो बच्चे कॉपी कर लो इसे। Inventories are assets held for sale or for consumption in production of goods or rendering of services in ordinary course of business। देखो बेटा, एक एक वर्ड डिस्कस करेंगे। मेरे को बताओ सबसे पहले उसने क्या कहा है। इन्वेंट्रीज आर असेट्स, ठीक है। इन्वेंट्री आपके बिजनेस के क्या है, इन्वेंट्री आपके बिजनेस का क्या है बेटा, एसेट, जिसे आप होल्ड करके रखते हो बेटा, जिसे आप होल्ड करके रखते हो। किस पर्पस के लिए, ताकि उसे आगे बेच सके। तो बेटा यानी मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेटा फिनिश्ड गुड्स की। भाई फिनिश्ड गुड्स को ही तो आप होल्ड करके रखते हो ताकि उन्हें आगे बेच सको। तो यानी मैं यहां पर बात कर रहा हूं फिनिश्ड गुड्स की, ठीक है। और फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इसे बाद में देखते हैं, पहले बताओ इन्वेंट्री क्या है बेटा। बेसिकली इन्वेंट्री एक असेट है, ठीक है, जिसे आप होल्ड करके रखते हो या तो बेचने के लिए या उन्हें कंज्यूम करने के लिए इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी बेटा मैं यहां पर बात रॉ मटेरियल की कर रहा हूं और मैं बात बेटा वर्क इन प्रोग्रेस की कर रहा हूं। तो बेसिकली इन्वेंट्री क्या है बेटा, इन्वेंट्री आपका एक असेट है जिसे आप होल्ड करके रखते हो ताकि उन्हें बेच सके या उन्हें कंज्यूम कर सके इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है बेटा। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है बेटा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। बेटा जैसे मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं, मैं बेटा आपको क्या देता हूं अपनी, मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा, मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बेटा मेरे पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मार्कर्स का
बेटा स्टॉक रहता है मेरे पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बेटा मार्कर्स का क्या रहता है? स्टॉक। तो मुझे एक बात बताओ, वो मार्कर क्या है बेटा? मेरा मार्कर मेरा असेट है जिसे मैं होल्ड करके रखता हूं ताकि मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊं। तो मार्कर मेरा असेट है जिसे मैं होल्ड करके रख रहा हूं ताकि मैं आपको क्या प्रोवाइड कर पाऊं बेटा? अपनी सर्विसेज। मेन बात ये आती है आगे बेटा, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब पता है बेटा इसका? कोई बताएगा? इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसका मतलब है आपका बिजनेस, आपका बिजनेस उसी चीज का हो जिसको आप होल्ड करके रख रहे हो। ठीक है, मैं आपको, इट मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। इट मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस। वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, उसका, आपका बिजनेस उसी चीज का होना चाहिए, तभी बेटा उसे इन्वेंट्री माना जाएगा। मैं आपको बेटा एग्जांपल देता हूं। बेटा जैसे ना बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, बिल्डर्स होते हैं ना, रियल एस्टेट कंपनीज। बेटा ये सोचो, ये रियल एस्टेट कंपनीज ये बेटा करती क्या है? सुनो, ये रियल एस्टेट कंपनीज क्या करती हैं बेटा? ये लैंड परचेज करती हैं। क्या परचेज करती हैं बेटा? लैंड परचेज करती हैं। लैंड के ऊपर बेटा, लैंड के ऊपर ये कंस्ट्रक्ट करती हैं बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्ट करती हैं बिल्डिंग, और फिर उन बिल्डिंग्स की आगे बेटा क्या करती हैं? सेल। और फिर उन बिल्डिंग की आगे करती हैं बेटा सेल। तो ये काम होता है इन रियल एस्टेट कंपनीज का। लैंड खरीदती हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग फ्लैट्स वगैरह बनाती हैं, और फिर उसकी मार्केट में क्या करती हैं? सेल। अब मेरी एक बात सुनो, अब रियल एस्टेट कंपनी ने ना लैंड पे बनाए बेटा 40 फ्लैट्स। रियल एस्टेट कंपनी ने बनाए 40 फ्लैट्स जो अभी तक बेटा बिके नहीं है, नॉट येट सोल्ड, जो अभी तक बेटा बिके नहीं है। अब सुनना, मेरे को जानना है ये 40 फ्लैट्स बैलेंस शीट में कौन से हेड में आएंगे? क्या ये फिक्स्ड असेट हेड में आएंगे या ये बेटा इन्वेंट्री हेड में आएंगे? तो अगर आप इसे इन्वेंट्री हेड में लेना चाहते हो तो आपको शर्तों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन कौन सी शर्तें बेटा? सुनो, पहली शर्त, पहली शर्त, वो आपके क्या होने चाहिए बेटा? असेट्स होने चाहिए। तो ठीक है, ये 40 फ्लैट्स बेटा हमारे क्या हैं? असेट्स। तो पहली शर्त सेटिस्फाई। दूसरा, जिन्हें आप होल्ड करके रख रहे हो फॉर सेल। मुझे बताओ, मैं 40 फ्लैट्स को होल्ड करके रख रहा हूं ताकि मैं उन्हें आगे बेच सकूं। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब आपका बिजनेस फ्लैट्स खरीदने बेचने का ही होना चाहिए। तो बताओ, रियल एस्टेट कंपनी है बेटा, बताओ इसका बिजनेस किस चीज का होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका बिजनेस ही यही है बेटा। ये बिजनेस कौन सा बिजनेस करती है? ये फ्लैट्स बनाती है, उसके बाद इनको बेचती है, मतलब इसका फ्लैट्स बेचने का ही बिजनेस है। तो बेटा इसे आप क्लासिफाई करोगे एज एन इन्वेंट्री, क्योंकि सारी शर्त
बेटा क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई। असेट है, ठीक है, जिसे आप होल्ड करके रख रहे हो, किस पर्पस के लिए, ताकि इसे बेचा जा सके इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फ्लैट्स बेचना आपका बिजनेस ही है, इसीलिए बेटा इसको इन्वेंट्री कहा गया है। ये कौन से हेड में आएगी बेटा, ये करंट असेट हेड में आएगी एज एन इन्वेंट्री। बात बताओ बेटा, समझ आए किसके लिए, रियल एस्टेट कंपनी के लिए। अब सोचो, मेरा बेटा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने अपनी बिल्डिंग या मैंने अपना फर्नीचर मार्केट में बेचा, या मैं बोलूं फर्नीचर अभी बिका नहीं है, मैंने फर्नीचर को होल्ड कर रखा है ताकि मैं उसे बेच सकूं। मैंने बिल्डिंग को होल्ड कर रखा है ताकि मैं उसे बेच सकूं। अब बताओ, मेरे लिए बेटा बिल्डिंग, मेरे लिए बिल्डिंग, मेरे लिए फ्लैट, बेटा मेरे लिए वो इन्वेंट्री नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ माई बिजनेस। वो मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस तो बेटा आप जैसों को पढ़ाना है। बात बताओ, क्लियर हुआ सबको? तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये फ्लैट्स किनके लिए बेटा इन्वेंट्री बनेगा? रियल एस्टेट कंपनी के लिए, जिनका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। मेरे लिए बेटा, जिसका कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये असेटी, होल्ड करके रख रहा हूं फॉर सेल, बट इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ माई बिजनेस, मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, इसलिए बेटा ये एज एन इन्वेंट्री क्लासिफाई नहीं हो सकता। पॉइंट बताओ बेटा, बात समझ आई? कॉपी करो। तो ये तीसरी शर्त जो है ना बेटा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एक बात मेरे को बताओ, फर्नीचर, फर्नीचर मेरे लिए बेटा इन्वेंट्री नहीं होगा, लेकिन लेकिन फर्नीचर शॉप जिसकी है उसके लिए बेटा फर्नीचर इन्वेंट्री होगा। क्यों? असेट है, होल्ड करके रख रहा है फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरे लिए असेट है, होल्ड करके रख रहा हूं फॉर सेल, बट इट इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ माय बिजनेस। तो बेटा फर्नीचर, सुनो एक और एग्जांपल यहां पर मैं आपको दे देता हूं। जैसे बेटा मैंने कहा, फर्नीचर की अगर मैं बात करूं बेटा, फर्नीचर की अगर मैं बात करूं तो बेटा फर्नीचर जो है ना, फर्नीचर, बेटा फर्नीचर ना किसी फर्नीचर शॉप वाले के लिए, फर्नीचर किसी फर्नीचर शॉप वाले के लिए बेटा क्या बनेगा? इन्वेंट्री, क्योंकि इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। तो फर्नीचर किसी फर्नीचर शॉप वाले के लिए बेटा इन्वेंट्री बनेगा, लेकिन मेरे लिए, जिसका बेटा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अदर्स के लिए, बेटा अदर्स के लिए ये इन्वेंट्री नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ हिज ऑर्डिनरी बिजनेस। तो बाकियों के लिए बेटा फर्नीचर फिक्स्ड असेट्स में आता है, बाकियों के लिए फर्नीचर फिक्स्ड असेट्स बनेगा। हाँ, फर्नीचर शॉप वाले के लिए बेटा वो इन्वेंट्री है, बिकॉज इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। बाकियों के लिए वो इन्वेंट्री नहीं बनेगा, वो फिक्स्ड असेट्स क्लासिफाई होगा। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो। ये हमारी बेटा डेफिनेशन हो गई इन्वेंट्री की। तो याद रखोगे, इन्वेंट्री क्या है बेटा? असेट्स है जो आप होल्ड करके रखते हो बेचने के लिए, या होल्ड करके रखते हो ताकि इन्हें कंज्यूम कर पाए इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ योर बिजनेस। तो बेटा कॉपी करो, फिर अगले पे आते हैं। ये तो हो गई बेटा हमारा मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। फिर सेकंड लिखना, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS2। मतलब AS2 किस किस पे अप्लाई नहीं करता है बेटा? AS2 किस किस पे अप्लाई नहीं करेगा? तो बेटा एक बात याद रखना, जो AS2 है ना बेटा, वो
वो लाइव स्टॉक पे अप्लाई नहीं करता है। मतलब सुनो, मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास स्टॉक है काउस का, गाय, हॉर्सेस, गोट, ये मेरा लाइव स्टॉक है बेटा, इनका मेरे पास स्टॉक है। तो याद रखना, लाइव स्टॉक पे, लाइव स्टॉक पे ये एएस अप्लाई नहीं करता है। इनफैक्ट लाइव स्टॉक के लिए अभी बेटा सेपरेटली कोई एएस बना ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बेटा ये नेचुरल रिसोर्सेस पे ये एएस अप्लाई नहीं करेगा बेटा। नेचुरल रिसोर्सेस पे जैसे ऑयल, माइंस, इन पे बेटा ये एएस अप्लाई नहीं करता है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा मेरे पास बॉन्ड्स का, मेरे पास बेटा शेयर्स का, मेरे पास बेटा डिबेंचर्स का स्टॉक है बेटा, इन पे भी अप्लाई नहीं करता। इनफैक्ट इनके लिए तो एक सेपरेट एएस बना हुआ है, एएस 13 इन्वेस्टमेंट्स का, तो ये तो कवर होंगे एज पर एएस 13। बात समझ आई? और बेटा कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, याद है बेटा हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते थे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस आता था ना, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, बेटा वो भी एएस 2 में कवर नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए भी ना बेटा एक सेपरेट एएस बना है, एएस 7, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। तो उनका वैल्यूएशन एज पर एएस 7 होगा। तो इन 4 केसेस में आपका एएस 2 अप्लाई नहीं करेगा बेटा। ठीक है, कॉपी करो, फिर बेटा हम काम की बातें शुरू करेंगे। कॉपी कर लो बेटा। बाकी इसमें बेटा एटसेट्रा में नेचुरल गैसेस आ गई, मिनरल्स आ गए, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इन पे अप्लाई नहीं करता है बेटा। ठीक है, चलो अब हम बेटा करना शुरू करते हैं वैल्यूएशन। कॉपी कर लिया सबने? करें? चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ साथ। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हेडिंग लिखो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो बेटा मैं ना एक चार्ट बनाऊंगा यहाँ पर, जरा वो थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा ना छोटा छोटा आप लोग लिखना, और पेजेस को अपने रजिस्टर्स को टिल्ट करके बनाओगे तो बेटा इजी रहेगा आपको। यहाँ पर लिखो इन्वेंट्री। बेटा एक बात याद रखना, हमारे इन्वेंट्री बेटा वैसे टोटल 3 तरह की हो सकती है। 3 तरह की बेटा कौन सी? फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। तो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, इन्हें तो मैंने एक साथ लिख दिया बेटा। और और यहां पर बेटा मैंने लिख दिया है रॉ मटेरियल। ठीक है, तो फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का बेटा केस तो सेम है, रॉ मटेरियल का थोड़ा सा अलग है। लिखो बेटा फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब सुनो, अब बेटा अगर फिनिश्ड गुड्स की बात करूं ना, तो फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन बेटा होगा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से बेटा जो भी क्या है लोअर। तो फिनिश्ड गुड्स
या वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी, दोनों में से जो भी बेटा लोअर है। ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। तो फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन होगा बेटा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। ठीक है बेटा, करो कॉपी। कर लिया सबने? ठीक है, अभी रॉ मटेरियल पे बाद में आते हैं। तो फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो सबसे पहले बेटा हमें डिस्कस करना है ये कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा। तो कॉस्ट निकालने के ना हमारे पास बचे तीन मेथड्स हैं। कॉस्ट निकालने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। पहला है बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक। फर्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक, ये पहला है बेटा। ठीक है, दूसरा है रिटेल प्राइस मेथड। दूसरा मेथड है कॉस्ट निकालने का रिटेल प्राइस मेथड। और तीसरा है एक्चुअल कॉस्ट मेथड। तीसरा है एक्चुअल कॉस्ट मेथड। तो कॉस्ट निकालने की बेटा हमारे पास तीन टेक्निक्स हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक, रिटेल प्राइस मेथड एंड एक्चुअल कॉस्ट मेथड। कॉपी करो बेटा, फिर करना शुरू करते हैं। चलो एक काम करो बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक के आगे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। इसके आगे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 और एक पेज पूरा छोड़ देना बेटा और यहां पर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक। स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक। चलो बच्चे करना शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक, इसमें लिखना बेटा, इसमें लिखना अंडर दिस टेक्निक, अंडर दिस टेक्निक cost calculated by cost accountant. Under this technique, cost calculated by cost accountant is taken into account. Under this technique, cost calculated by cost accountant is taken into account. बेटा मेरी एक छोटी सी बात है वो सुनना बेटा, मेरी एक बात सुनो। जिसका काम बेटा उसी को साझे, क्या मतलब हुआ इसका? बेटा बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स ऐसी होती हैं जहां पर एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी होता है और एक चार्टेड अकाउंटेंट यानी हम लोग भी होते हैं। ठीक है, और बेटा याद रखना जिसका काम उसी को साझे। तो मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट निकालनी है आपको, कॉस्ट कॉस्ट निकालना स्पेशलाइज्ड जॉब बेटा कॉस्ट अकाउंटेंट का है। कॉस्ट निकालना चार्टेड अकाउंटेंट का स्पेशलाइज्ड जॉब नहीं माना जाता। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो मुझे बताओ, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कॉस्ट अकाउंटेंट नाम का प्राणी है
तो बेटा जो कॉस्ट वो कैलकुलेट करके दे देगा ना, हम चार्टेड अकाउंटेंट लोग उसी को भगवान का फरमान मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा कॉस्ट निकालना उसका स्पेशलाइज्ड जॉब है, दैट इज नॉट आवर जॉब। हां, अगर कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है तो चार्टेड अकाउंटेंट अपने तरीके यूज कर सकता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटेंट है तो बेटा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट जो कॉस्ट आपको निकाल के देगा, आंख बंद करके उसे मान के चलना बेटा। ठीक है? तो इस टेक्निक में बेटा जो कॉस्ट हमें कॉस्ट अकाउंटेंट निकाल के दे देगा ना, हम उसी कॉस्ट को बेटा लेके चलेंगे। बात समझ आई बेटा? चलो एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो। टाटा मोटर्स लिमिटेड हैज स्टॉक ऑफ 1000 cars. Cost per car as calculated by cost accountant is rupees 2 lakh per car. Calculate calculate cost of stock of cars. आपको कार के स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है बेटा। तो ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक यूज करेंगे और उसमें मुझे बताओ किसकी बात पे आंख बंद करके विश्वास करना है बेटा? कॉस्ट अकाउंटेंट की बात पे आंख बंद करके विश्वास करना है। वो कह रहा है एक कार की कॉस्ट 2 लाख रुपए है, तो हम 2 लाख मान के चलेंगे, इनटू बेटा 1000 कार्स हैं। पक्का? तो इन्वेंट्री आ गई बेटा 20 करोड़ की। इन्वेंट्री आपकी 20 करोड़ की आ गई बेटा। बस ये आपकी बेटा इन्वेंट्री हो गई अंडर स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक। चलो बेटा कॉपी करो। ठीक है, आगे सबका। चलो बेटा, ये तो हो गई आपकी कॉस्ट निकालने की बेटा पहली टेक्निक। अब हम आते हैं दूसरी टेक्निक पे। दूसरी टेक्निक है बेटा रिटेल प्राइस मेथड। इसके आगे लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ साथ वर्किंग नोट नंबर 2 बना लो बेटा। वर्किंग नोट नंबर 2 में कौन सा मेथड कर रहे हैं? रिटेल प्राइस मेथड। रिटेल प्राइस मेथड। बेटा रिटेल प्राइस मेथड में ना कॉस्ट निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसे अगर आप मार्केट में बेटा कोई सामान खरीदने जाते हो तो हर सामान का बेटा एक एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो हम क्या करते हैं रिटेल प्राइस मेथड में, हम बेटा एमआरपी लेते हैं। हम एमआरपी लेते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें से बेटा जीपी माइनस कर देते हैं। जीपी रेशियो बेटा माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो वो बेटा आपकी क्या आ जाती है? कॉस्ट आ जाती है। कॉपी कर लो पहले से। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा, हर प्रोडक्ट का एक क्या होता है? एमआरपी होता है। एमआरपी में से जीपी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी बेटा? कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, कॉपी करो इसे, फिर आपको एग्जांपल देके बताता हूं इसका।
चलो करें। चलो बेटा यहां पर लिखना बेटा H लिमिटेड हैज स्टॉक ऑफ 100 soaps, has stock of 100 soaps. Maximum retail price per soap is rupees 20 and GP ratio is बेटा 30%। तो सिंपल हो गया ना। तो मुझे निकाल के जरा बताओ बेटा कैसे निकालते हो कॉस्ट। एक सोप का MRP 20 रुपए है, इसमें से माइनस कर दो जीपी, तो 20 रुपए पे 30%, 6 रुपए का जीपी आ गया। तो कॉस्ट पर सोप आपकी 14 रुपीज आ गई। तो बेटा स्टॉक की टोटल वैल्यू क्या आएगी। एक सोप 14 रुपए का, तो स्टॉक में 100 सोप्स हैं बेटा, 100 सोप्स की कॉस्ट आ जाएगी 1400 रुपए। लो बेटा ये आपके स्टॉक की क्या आ गई, कॉस्ट आ गई 1400 रुपए। ये आपके स्टॉक की क्या आ गई, कॉस्ट 1400 रुपए। हो गया बेटा सबका। चलो कॉपी कर लो इसे, फिर थर्ड टेक्निक पे आते हैं बेटा। कर लिया बेटा। चलो आ जाओ, अब आ जाओ बेटा। थर्ड टेक्निक है एक्चुअल कॉस्ट मेथड, वर्किंग नोट नंबर 3। आ जाओ मेरे साथ साथ, एक्चुअल कॉस्ट मेथड बेटा। वर्किंग नोट नंबर 3, एक्चुअल कॉस्ट मेथड। बेटा आप अज्यूम करो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसमें बेटा कोई कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, बस एक चार्टेड अकाउंटेंट है। अब बेटा चार्टेड अकाउंटेंट को ही ना क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट। ठीक है, और कॉस्ट निकालने के लिए वो तरीका यूज कर सकता है कौन सा, एक्चुअल कॉस्ट मेथड। बेटा बहुत सिंपल है, हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंट्स में हम करते आ रहे हैं। आप मुझे अपने आप बता सकते हो बेटा, मुझे अपने आप बताओ बेटा, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बेटा सबसे पहली कॉस्ट कौन सी लगती है बेटा, मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में सबसे पहली कॉस्ट बेटा कौन सी लगती है, मटेरियल। इसके अलावा ना बेटा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में दो खर्चे और लगते हैं, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। और अगर आपको याद हो कॉस्ट शीट चैप्टर, तो मैंने लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को एक नाम दिया था, कन्वर्जन कॉस्ट। उम्मीद है आपसे कि आपको याद नहीं होगा। लो बेटा हमने लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को एक नाम दिया था, कन्वर्जन कॉस्ट। तो बेटा याद रखना किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मेनली तीन खर्चे आते हैं, मटेरियल का खर्चा, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। और लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम कंबाइंड नाम बेटा क्या देते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, चलो कॉपी करो यहां तक। अच्छा अब बेटा सुनो सुनो, ध्यान से सुनना मेरा बात। बेटा मटेरियल कितने रुपए का लगा फिनिश गुड्स को बनाने में, उसके लिए बेटा आप दो टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। कौन सी हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड आप यूज कर सकते हो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और आप यूज कर सकते हो बेटा जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो एक तो आप यूज कर सकते हो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, और एक आप यूज कर सकते हो जनरल
आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, चलो बेटा करना शुरू करते हैं। एक काम करो बेटा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 4। लिखो बेटा वर्किंग नोट नंबर 4। ध्यान से समझनी है बेटा बात, बहुत सिंपल बात करूंगा आपसे। वर्किंग नोट नंबर 4, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। चलो बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं केस। बेटा अज्यूम करो हमने ना 1 अप्रैल 19 को, हमने 1 अप्रैल 19 को बेटा परचेजेस करी 100 यूनिट्स की एट ₹50। रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं बेटा। फिर 5 अप्रैल को हमने फिर से बेटा परचेज करी 200 यूनिट्स की एट ₹52। फिर बेटा हमने 10 अप्रैल को और परचेज करी 300 यूनिट्स की एट ₹51। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने अगर देखा जाए तो हमने टोटल परचेजेस बेटा कितने यूनिट्स की करी? हमने टोटल परचेज करी बेटा 600 यूनिट्स की। हमने परचेज करी टोटल 600 यूनिट्स की। कॉपी करो बेटा यहां तक, पहले यहां तक कॉपी करो फिर आपको समझाता हूं। फिर बेटा हमने क्या करा, 15 अप्रैल को हमने 600 यूनिट जो परचेज करे थे ना उसमें से इशू कर दिए 400 यूनिट्स। हमने क्या कर दिए बेटा इशू। प्रोडक्शन के लिए हमने 400 यूनिट्स क्या कर दिए इशू 15 अप्रैल को। बात समझ आई बेटा? अब यहां पर ना थोड़ी सी दिक्कत अब जो हमारे सामने आएगी वो क्या आएगी, लिखना मत आप लोग, कि ये जो 400 यूनिट आपने इशू करे हैं ना, ये जो 400 यूनिट आपने इशू करे हैं ये कहां से इशू करे हैं? हमने इसमें से इशू करे हैं 50 में से, हमने इसमें से इशू करे हैं, हमने इसमें से इशू करे हैं, हमने इसमें से इशू करे हैं। करे कहां से हैं बेटा? जब तक ये नहीं पता चलेगा ना आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं बता पाओगे कितने का रॉ मटेरियल लगा। बात समझ आई? अब मेरी एक बात सुनना मेरी ध्यान से बेटा। अब जो हमारी गोडाउन है ना, हमारा गोडाउन है, हम ना उसमें बेटा कंटेनर बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं हमने? कंटेनर। ये देखो ये कंटेनर हमने बना रखा है 50 रुपए वाला, ये कंटेनर हमने बना रखा है 50 वाला। मतलब ये जो 100 यूनिट आएंगे ना वो जाएंगे इस 50 रुपए वाले कंटेनर में। बात समझ आई? फिर मैंने एक और कंटेनर बना रखा है बेटा, ये कंटेनर मैंने बना रखा है 52 रुपीस वाला। तो ये वाले जो यूनिट्स आएंगे बेटा ये जाएंगे इस कंटेनर में। ठीक है, और मैंने एक और कंटेनर बना रखा है अपनी गोडाउन में, ये है बेटा 51 वाला, ये 51 वाला है। और ये जो 300 यूनिट आएंगे ना ये जाएंगे इस कंटेनर में।
पहले बताओ बेटा, बात समझ आई? ठीक है, तो मैंने हर प्राइस का अलग कंटेनर बना रखा है। बात समझ आई? अब बेटा आप सुनो, सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ, टोटल बताओ बेटा कितने यूनिट इशू हुए थे? 400। बेटा 400 में से ना इस कंटेनर में से इशू हुए 50 यूनिट, इस कंटेनर में से इशू हुए 50 यूनिट, इस कंटेनर में से इशू हुए 150 यूनिट, ठीक है, और इस कंटेनर में से इशू हुए बेटा कितने हो गए? 50 और 150, 200 हो गए ना, तो इसमें से इशू हुए बेटा 200 यूनिट। बात समझ आई? तो अब तो पता चल गया ना आपको, अब तो पता चल गया ना कि 400 कहां कहां से इशू हुए बेटा? बताओ, 400 में से 50 यूनिट तो इशू हुए 50 रुपए वाले, है ना? 150 यूनिट्स बेटा इशू हुए 52 वाले, और 200 यूनिट्स बचे इशू हुए 51 वाले। बस इन्हें ऐड कर दो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा बेटा आपका। चलो करो कैलकुलेटर्स पे। 50 यूनिट 50 के हिसाब से 2500, 150 यूनिट्स, देखो बेटा 150 यूनिट्स 52 के हिसाब से 7800, और 200 यूनिट 51 के हिसाब से 10200। तो बेटा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है 2500, 20,500 रुपए का। बस ये आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई बेटा। बात समझ आई? इस मेथड को बेटा हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अच्छा, इसे हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि बेटा हमें पता है, हमें पता है कि यूनिट्स इशू कहां से हुए हैं। 50 रुपए वाले कितने इशू हुए हैं हमें पता है, 52 रुपए वाले कितने इशू हुए हैं, 51 रुपीज वाले कितने यूनिट्स इशू हुए हैं हमें पता है। हमें स्पेसिफिकली ये बात पता है कि 50 यूनिट इशू हुए हैं 50 वाले, 150 यूनिट इशू हुए हैं 52 वाले, और 200 यूनिट इशू हुए हैं 51 वाले। ये बात हमें पता है। क्योंकि ये बात हमें पता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। लो बेटा कॉपी करो इसे। कर लिया बेटा सबने? चलो अब आते हैं अगली बात पे बेटा। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 4। अब आ जाओ जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड, वर्किंग नोट नंबर 5। लिख लो बेटा वर्किंग नोट नंबर 5। वर्किंग नोट नंबर 5 सुनना, जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड। बेटा कई बार क्या होता है, सुनो, कई बार क्या होता है, हमें ना ये नहीं पता चल पाता बेटा कि यूनिट्स इशू हुए तो कहां से इशू हुए। क्या वो 50 वाले में से इशू हुए, क्या वो 52 वाले में से इशू हुए, या वो 51 वाले में से इशू हुए, और इशू हुए तो कहां से हुए, कितने हुए, ये हमें बेटा पता नहीं चल पाता है। तो उस केस में बेटा, करा पाया आप सबने, उस केस में बेटा हम अजम्पशन लेते हैं बेटा। याद करो कौन कौन से मेथड्स होते हैं बेटा हमारे पास। हम फॉलो करते हैं फीफो, या हम फॉलो करते हैं बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। आप कहोगे सर लीफो भी है, एवरेज प्राइस मेथड भी है, बिल्कुल है बेटा, लेकिन AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सिर्फ दो ही मेथड्स रिकमेंड करता है। वो कहता है या तो फीफो फॉलो करो
या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करो। तो हम दो ही मेथड्स बेटा डिस्कस करेंगे। मेरे को बताओ इन दो मेथड्स की जरूरत कब पड़ेगी बेटा? इन दो मेथड्स की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हमें ये नहीं पता कि यूनिट्स इशू हुए तो कहां से हुए। 50 वाले में से कितने हुए, 52 वाले में से कितने हुए, 51 वाले में से कितने हुए। चलो बेटा करते हैं वर्किंग नोट नंबर 6 और वर्किंग नोट नंबर 7। बनाओ बेटा वर्किंग नोट नंबर 6। कौन सा मेथड है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लिखो बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लिखो बेटा। बेटा एग्जाम्पल मैं सेम रख रहा हूं जो हमने ऊपर किया था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में। एग्जाम्पल सेम एज अबव है बेटा। बेटा अपना थोड़ा सा एक अजम्पशन लो, सुनो एक अजम्पशन लो। जैसे मैंने कहा था ना 3 कंटेनर्स बनाए। अब अज्यूम करो हमने सिर्फ एक ही कंटेनर बनाया। अज्यूम करो हमने एक ही कंटेनर बनाया। इसी कंटेनर में 50 रुपीस वाले यूनिट्स हैं, इसी कंटेनर में 52 वाले यूनिट्स भी हैं और इसी कंटेनर में 51 वाले यूनिट्स भी हैं। अलग अलग कंटेनर्स नहीं बनाए बल्कि एक ही कंटेनर बनाया, उसी में 50 रुपए वाले यूनिट्स हैं, 52 वाले और 51 वाले। और बेटा इसी में से इशू हुए, इसी में से बेटा इशू हुए, कितने इशू हुए थे बेटा? 400 यूनिट्स। तो अब बताओ दिक्कत आएगी ना। अब आपको बेटा ये नहीं पता चल पाएगा कि यूनिट्स इशू करे तो कौन से वाले इशू करे, 50 वाले कितने इशू करे, 52 वाले कितने इशू करे और 51 वाले इशू कितने करे, ये अब आपको पता नहीं चल पाएगा। तो कौन सा मेथड यूज करोगे बेटा? फीफो। चलो मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितने रुपए का लगा निकाल के बताओ। फीफो क्या कहता है? जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। तो सबसे पहले तो बेटा 100 यूनिट आए थे 50 वाले, वो जाएंगे सबसे पहले। तो फिर 200 यूनिट आए थे 52 वाले, वो जाएंगे। तो कितने हो गए? 300। फिर 100 यूनिट जाएंगे 51 वाले। लो बेटा ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। 5000, 10,400, 5100, 20,500 रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। लो बेटा समझ आया बेटा? ये आपका क्या हो गया? फीफो। फीफो यूज तब होता है जब हमें ये नहीं पता होता कि यूनिट्स इशू हुए तो कहां से हुए। 50 वाले कितने हुए, 52 वाले कितने हुए और 51 वाले कितने हुए। ठीक है चलो बच्चे अब आओ वर्किंग नोट नंबर 7 जो था वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड का। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। चलो बेटा एग्जाम्पल फिर से सेम रख रहे हैं, सेम एज अबव, सेम एज अबव। बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट में आपने याद होगा, आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में भी किया हुआ है, आपने फाउंडेशन लेवल पे भी किया हुआ है। बेटा सबसे पहले निकाली जाती है वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। कोई बताएगा बेटा कैसे निकाली जाती है वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट? जितने यूनिट्स है ना, जितने यूनिट्स है
सबकी बेटा कॉस्ट का टोटल करो, सबकी कॉस्ट का। तो मेरे पास 100 यूनिट है 50 वाले 5000, 200 यूनिट है 52 वाले 10,400, और 300 यूनिट हैं 51 वाले 15,300। तो कॉस्ट का टोटल कर दिया, डिवाइड बाय बेटा यूनिट्स का टोटल कर दो जितने स्टॉक में है, जितने टोटल है 600। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है 5000 प्लस 10,400 प्लस 15,300 डिवाइड बाय 600, 51.1667 पर यूनिट। बस अब बेटा स्टॉक की वैल्यू निकाल दो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में, सॉरी रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू। अच्छा कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए थे? 400, और एक यूनिट है 51.1667 का इंटू 400, 20,467। तो ये आपका बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा कौन से मेथड में? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में बेटा। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हो रहा है? तो याद रखना, अगर आपको पता है कि यूनिट्स कंज्यूम कहां से हुए तो यूज कर लो बेटा कौन सा मेथड? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि यूनिट्स कहां से इशू हुए तो बेटा यूज होगा या तो फीफो या वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है बेटा? चलो ये आपका वर्किंग नोट नंबर 7 हो गया बेटा। चलो अब हमारा इसके अलावा बेटा क्या बचता है? कन्वर्जन कॉस्ट। तो मैंने कन्वर्जन कॉस्ट में तो आपको बताया है ना, कन्वर्जन कॉस्ट में तो बेटा दो चीजें आएंगी। कौन कौन सी दो बताओ? लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। और याद रखना बेटा, आपने अभी अभी पढ़ा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो आएंगे बेटा वो कौन से आएंगे? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएंगे। कौन से आएंगे? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएंगे बेटा, है ना? करा हुआ है ना? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के कितने मेथड्स थे बेटा? 6 मेथड थे। रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड, परसेंटेज टू मटेरियल कॉस्ट मेथड, परसेंटेज टू लेबर कॉस्ट मेथड, प्राइम कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर आवर मेथड, मशीन आवर मेथड। टोटल 6 मेथड्स हैं बेटा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के। सब मेरे को बताओ, बात समझ आई बेटे? क्लियर हुआ सबको? चलो बेटा कॉपी कर लो पहले से। कर लिया? चलो अब आ जाओ बेटा, जो चार्ट आप बना रहे थे ना स्टार्टिंग में, उस पे आ जाओ। तो बेटा हमारा देखो, कॉस्ट निकालने के तीनों मेथड्स हमने कर लिए हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक हो गई हमारी, रिटेल प्राइस मेथड हो गया, और बेटा एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक हमारी हो गई। अब क्या निकालना है बेटा? एनआरवी। तो ठीक है, इसमें तो खास दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लिखना एनआरवी निकालने का। एक्सपेक्टेड, पहले लिख लो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो ये आ जाएगी बेटा एनआरवी, ये आपके प्रोडक्ट की एनआरवी आ जाएगी। अभी समझाता हूं बेटा आपको, ये आपकी एनआरवी आ जाएगी। याद रखना बेटा, ये वाली जो चीज है ना, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये बेटा फिनिश गुड्स के केस में नहीं आएगी। फिनिश गुड्स तो ऑलरेडी कंप्लीट है, ये आएगी सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस के केस में। अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तब, फिनिश गुड्स के केस में नहीं आएगी।
ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। और इसके नीचे लिखना वर्किंग नोट नंबर 8, वर्किंग नोट नंबर 8 लो बेटा, वर्किंग नोट नंबर 8। एक इसका एग्जाम्पल करते हैं बेटे। चलो करें, आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 8। देखो, वर्किंग नोट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी। चलो बेटा, ये बनाओ जरा, एक ये बनाओ बेटा। अज्यूम करो हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 की। तो बेटा 31 मार्च 20 को मतलब साल के एंड में मेरे पास बेटा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मेरे पास स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1000 यूनिट्स का था। 1000 यूनिट्स मेरे स्टॉक में थे और कॉस्ट पर यूनिट थी बेटा 20 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट थी 20 रुपए। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो। अब बेटा हमने ना, अब एक सुनो, आज याद रखना, आज कौन सी डेट है? 31 मार्च है बेटा। बेटा अब हमने ना एक अनुमान लगाया, हमने एक अंदाजा लगाया कि ये जो 1000 यूनिट्स है ना, ये मार्केट में समवेयर समवेयर 30 जून 2020 तक बिक जाएंगे। बिके नहीं है अभी, अभी तो स्टॉक में है। हमें लग रहा है कि ये 30 जून 2020 तक बिक जाएंगे और बेटा एक यूनिट बिकेगा 25 रुपए का। ये हमें लग रहा है, ठीक है। हमें लग रहा है कि ये यूनिट्स 30 जून को मार्केट में बिक जाएंगे 25 रुपए के, और हम सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर करेंगे इनको बेचने पे 2 रुपए पर यूनिट के। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, आपको ना इन 1000 यूनिट्स की बेटा मेरे को एनआरवी निकाल के बतानी है। मुझे क्या निकाल के बतानी है बेटा? एनआरवी निकाल के बतानी है आपने मुझे। चलो बताओ। सबसे पहले बेटा क्या आता है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। हमें लग रहा है एक यूनिट 25 रुपए का बिकेगा, माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। 2 रुपए के हम इंकर करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, तो एनआरवी एक यूनिट की आ जाएगी 23। ठीक है, और उसने कहा था स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन होगा एट कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो भी लोअर है। तो बेटा हमारी कॉस्ट कितनी है एक यूनिट की? बेटा 20 रुपए। और हमारी एनआरवी बेटा एक यूनिट की कितनी आई? 23 रुपए। दोनों में से जो भी लोअर है, तो स्टॉक का वैल्यूएशन होगा 20 रुपए पे। तो बताओ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने का आ जाएगा? एक यूनिट का वैल्यूएशन 20 रुपए पे, तो 1000 यूनिट्स का वैल्यूएशन होगा बेटा 20,000 रुपए पे। बस ये आपके स्टॉक की वैल्यू आ गई। और बेटा याद रखना, अगर वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक की एनआरवी निकालनी है, वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी, तो बेटा एक चीज और माइनस कर देना, और वो क्या है? उसको कंप्लीट करने की एस्टिमेटेड कॉस्ट वो भी माइनस कर देना व्हाइल कैलकुलेटिंग एनआरवी। मेरे ख्याल से बच्चे समझ आ रहा है पूरा केस सबको? देखो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ये बस ध्यान से करना है। कॉपी करो बेटा।
आगे सबका। चलो बेटा, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 8। ये मेरा बेटा वर्किंग नोट नंबर 8 हो गया। चलो, तो मुझे एक बार बताओ, मेरा फिनिश गुड्स का केस बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ना। फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का केस ऑलमोस्ट मेरा बेटा कंप्लीट हो गया। ये देखो, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का केस बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आप एक काम करोगे, हमने टोटल कितने वर्किंग नोट्स बनाए हैं? 8। अब आप ना एक वर्किंग नोट और बनाओगे, लोअर के नीचे लिखना वर्किंग नोट नंबर 9 लिखो, लोअर के नीचे जहां पर आपने लिखा था ना एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लोअर के नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 9 और बनाओ एक बेटा वर्किंग नोट नंबर 9। वर्किंग नोट नंबर 9, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब मेरी एक बात सुनना, कैसे करना है बेटा, ये कैसे करना है सुनना। मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं। यहां पर देखो, एक काम करो बेटा, यहां पर लिखो प्रोडक्ट, यहां पर एक कॉलम बनाओ कॉस्ट, यहां पर एक बनाओ एनआरवी, यहां पर एक कॉलम के लिए जगह छोड़ देना। प्रोडक्ट लिखो 4, ए बी सी डी। कॉस्ट लिखो 20, 18, 22, 25, 30, 31, 19, 15। ये लिख लो बेटा। उसने क्या कहा था, सुनना ध्यान से। उसने क्या कहा था? फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो भी लोअर है। चलो बेटा, कॉस्ट का टोटल करो, 20 प्लस 22 प्लस 30 प्लस 19, 91 आ रहा है बेटा कॉस्ट का टोटल। और एनआरवी 18, 25, 31, 15, 89 आ रहा है बेटा एनआरवी का टोटल। तो उसने कहा था स्टॉक का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट पे और एनआरवी पे विच एवर इज लोअर। तो यहां पर लिखना वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, दोनों में से लोअर कौन सा आ रहा है बेटा? लोअर आ रहा है 89, मतलब एनआरवी लोअर आ रहा है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होगा? एनआरवी पे। स्टॉक का वैल्यूएशन बेटा किस पे होगा? एनआरवी पे होगा। बात समझ आ रही है? क्या कहते हो, ऐसी होगा? गलत है बेटा, ऐसे नहीं होना है। एक बात AS2 साफ साफ कहता है, ऐसे वैल्यूएशन नहीं होना है। आपको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लेना है हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअली, ना कि एग्रीगेट। तो ये बात याद रखना, वैल्यूएशन इंडिविजुअल बेसिस पे होना है हर प्रोडक्ट का, ना कि बेटा एग्रीगेट बेसिस पे। इंडिविजुअल बेसिस पे होना है, ना कि एग्रीगेट बेसिस पे। चलो करो, अब बताओ 20 की कॉस्ट एनआरवी 18, तो वैल्यूएशन 18 पे, 22 पे, 30 पे, 15 पे। अब इसका टोटल करोगे आप, तो 18 प्लस 22 प्लस 30 प्लस 15, 85। ये है बेटा करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये है आपके बेटा स्टॉक की वैल्यू। तो याद रखना, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एग्रीगेट बेसिस पे नहीं बेटा, इंडिविजुअल बेसिस पे होना है। लो बच्चे, कॉपी करो इसे, कॉपी कर लो। लो बेटा, कॉपी कर लो। कर लिया बेटा? तो बच्चे हमारा ना
फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस के पूरे वैल्यूएशन का बेटा हमने डिटेल में ट्रीटमेंट डिस्कस किया है ना। सारी चीजें हमारी डिस्कस हो गई इस चार्ट की। बस अब बेटा वैल्यूएशन किसका रहता है? रॉ मटेरियल का। इसका ना मैं अभी ऐसा आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा, इसका सिर्फ लिखवा देता हूं, बाकी क्वेश्चन से बेटा डिस्कस करूंगा। लिख लो वर्किंग नोट नंबर 10। वर्किंग नोट नंबर 10। चलो बेटा मेरे साथ साथ आ जाओ, रॉ मटेरियल का केस भी लिख लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा इसमें दो बातें हैं, लिखो पहले। इफ finished goods are expected to be sold at cost or above cost, और दूसरा लिखो if finished goods are expected to be sold below cost. If finished goods are expected to be sold below cost. चलो यहां पर लिखना फिर raw material is valued at cost. Raw material is valued at cost. और यहां पर लिखना raw material is valued at cost और रिप्लेसमेंट प्राइस। आरपी मतलब रिप्लेसमेंट प्राइस, आप लोग पूरा लिखना, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस दोनों में से जो भी बेटा आपका लोअर आ रहा है। ये मैं अभी समझा नहीं रहा हूं आपको, सिर्फ लिख लो। ये समझाऊंगा बेटा, मैं कल क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा ये। बस अब एक लास्ट टॉपिक लिखेंगे, पूरा चार्ट बेटा कंप्लीट हो गया है, फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, रॉ मटेरियल का। ठीक है, अभी फिलहाल ये कॉपी कर लो, डिस्कस हम कल करेंगे इसे। कर लिया सबने? चलो अब बेटा एक लास्ट चीज पे आ जाओ, आपका एएस की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, और वो है एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब किन किन खर्चों को इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड बेटा नहीं करना है। किन किन खर्चों को इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। तो बेटा रूल तो मैं बताऊं सिंपल है, जिन खर्चों का डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्शन के साथ नहीं है ना, मतलब वो खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है बेटा, वो इग्नोर हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, दे आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इंक्लूड नहीं होंगे। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स का भी कोई रिलेशन प्रोडक्शन के साथ नहीं है, ये इंक्लूड नहीं होंगे। आपने अगर कोई लोन ले रखा है और उस पे आप इंटरेस्ट या फिर फिनेंस कॉस्ट आप दे रहे हो, तो ये भी नहीं आएगा, प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। गोडाउन रेंट, आपको याद होगा कंसाइनमेंट चैप्टर फाउंडेशन में गोडाउन रेंट इंक्लूड नहीं होता था स्टॉक में,
इसका कोई रिलेशन स्टॉक के साथ नहीं होता है बेटा। इसके अलावा बेटा एबनॉर्मल लॉस, ये भी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। इसीलिए बेटा अगर आपको एबनॉर्मल लॉस, सॉरी बेटा याद रखना, एबनॉर्मल लॉस आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। तभी बेटा एबनॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट हमेशा सेम रहती थी, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता था। हां, नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती थी। इसका मतलब नॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, जबकि एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता। तो ये बेटा जो खर्चे हैं ना, दीज आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसीलिए हम इन्हें इन्वेंट्री की कॉस्ट में बेटा इंक्लूड नहीं करते हैं। ये आप याद रखोगे जरा, ठीक है बेटा। चलो कॉपी करो। हमारा AS2 की जो थ्योरेटिकल पार्ट था बेटा सारा कंप्लीट हो गया। पूरा AS2 जो थ्योरेटिकल है वो हमारा कंप्लीट हो गया। कल मैं आपको बेटा इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलो बच्चे, कर लिया सबने कॉपी? चलो बेटा बाकी कल करते हैं। टिल देन थैंक यू।